ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनिका ने अभी अभी जो कहा था उसको सुनकर बिक्की को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे अनिका कोई मजाक कर रही है, क्योंकि अनिका ने अभी अभी बिक्की से ये कहा था कि उसने उस एटीएम के सीसीटीवी कैमरे के एक्सेस को हैक कर लिया था। जिस सीसीटीवी फुटेज को देखकर ये पता चलने वाला था कि उस रात कुसुम के घर कौन गया था और कुसुम के साथ क्या हुआ था। मगर ये बात बिक्की अच्छी तरह से जानता था कि ये सब इतना आसान नहीं था। उसने सोचा था कि अनिका को ये सब पता करने के लिए थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, मगर अनिका ने बेहद ही कम वक्त में उसका ये काम कर दिखाया था। अब बिक्की भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। वो अभी शांत बैठा हुआ था। इतने में अनिका के फोन के उस पार से फिर से आवाज आई। क्या हुआ? तुमने कुछ कहा नहीं? अनिका इस वक्त इतनी ज्यादा खुश हो गई थी कि वो बिक्की को आप न कहकर तुम कहने लगी थी। अब वो बिक्की के साथ कुछ ज्यादा ही खुल गई थी। इस वक्त बिक्की ने भी इस बात पर गौर नहीं किया था, क्योंकि बिक्की को इस वक्त समझ नहीं आया कि वो अनिका के सवालों का क्या जवाब दे। उसे तो अभी भी ये सब सपने जैसा लग रहा था। बिक्की खामोश था। तभी अनिका ने फोन के उस पार से कहा, तुम कुछ कहोगे भी? वैसे हम कब मिल सकते हैं? अनिका के इस सवाल पर बिक्की अभी कुछ कहता, इतने में अनिका ने ही अपनी बात रखते हुए आगे कहा, तुम्हें कुछ दिखाना है, इसलिए हमारा मिलना जरूरी है। यह सुनते ही बिक्की के मन में एक बात का ख्याल आया। उसने फोन पर कहा, तुम तो ये मैसेज पर भी बता सकती थी ना, फिर कॉल करने की क्या जरूरत थी? अनिका जल्दी बिक्की को फोन नहीं करती थी, क्योंकि वो बिक्की को फोन करने से बचती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी बातें कोई सुने। और अनिका के आसपास अक्सर रोहित ही रहता था। मगर इस वक्त अनिका के पास ये मौका था। ऊपर से अभी कुछ घंटे पहले जब रोहित प्रेसिडेंशियल स्वीट से बाहर निकला था और अनिका बच्चों के साथ कमरे में थी, उसी वक्त उसे ये एहसास हुआ कि उसे अपना ये काम कर लेना चाहिए था, क्योंकि अनिका ने हैकिंग के बारे में सब कुछ सीख लिया था और उसने अपना टेस्ट पैराडाइज इंटरनेशनल की सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करके भी देख लिया था। हालांकि ये बात भी सच थी कि अनिका को वो पता नहीं चल पाया था जिसके कारण उसने ऐसा किया था। पर अनिका को अब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ चुका था। यही सोचते हुए वो अपनी जगह से उठी और लैपटॉप लेकर टेरेस गार्डन में जाकर बैठ गई थी। और उसने पिछली रात हैकिंग के बारे में जो कुछ भी सीखा था उसका वो इस्तेमाल करके उस एटीएम के सीसीटीवी कैमरे को हैक करने की कोशिश करने लगी। मगर अनिका को शुरू में लगा था कि ये काम थोड़ा मुश्किल होगा, मगर 2 से ढाई घंटे के बीच में ही अनिका ने ये काम कर लिया था। अनिका को जैसे उस कैमरे का एक्सेस मिला, अनिका इतनी ज्यादा खुश हो गई कि उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे। इस कारण से वो खुशी के मारे उछल पड़ी और उसने फ्लो में बिक्की को फोन कर दिया। उसे ये एहसास तक नहीं रहा कि उसे ये बात मैसेज करके कहनी थी। वहीं दूसरी तरफ अचानक से बिक्की को ख्याल आया कि अनिका ने ये सब इतनी आसानी से कर लिया, इसका मतलब आकाश की बातें सही थी। अनिका सच में कोई जीनियस या कोई सुपर वुमन थी। तभी अनिका ने सामने से ही कहा, वैसे मुझे एक बात बताओ, तुमने सुबह जिस नंबर से फोन किया था उस पर मैंने कॉल लगाया तो वो नंबर बंद क्यों आ रहा है? उस नंबर का क्या हुआ? अनिका की मुंह से जैसे ही ये निकला, बिक्की को याद आया कि उसने अपना वो नंबर आज ही बंद करवा दिया था, जो गांव की किसी औरत के नाम पर उसने लिया था, और उस औरत का नाम गायत्री देवी था। बिक्की ने जैसे ही अनिका के मुंह से ये सुना, उसने रोहित की तरफ देखा। वो नहीं चाहता था कि रोहित उसकी बात सुने या कुछ भी गलत समझे। इस कारण से उसने फोन पर अनिका से कहा, उस नंबर को मैंने बंद कर दिया। वो मेरा पर्सनल नंबर नहीं था, वो मैंने बस काम के लिए इस्तेमाल करता था। ऐसे मेरे पास और कई नंबर हैं, पर हाँ, इस नंबर को जो मैंने तुम्हें दिया है वो मेरा पर्सनल नंबर है। इतना कहकर बिक्की शांत हो गया। इसी बीच अनिका ने फोन के उस पार से कहा, तो हम कब मिल सकते हैं? मुझे तुम्हें दिखाना है कि आखिर वो सीसीटीवी फुटेज में क्या नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तक मैंने भी नहीं देखा है। और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर साथ में देखें कि आखिर सीसीटीवी फुटेज में किसका चेहरा नजर आ रहा है और उस रात कुसुम के घर पर कौन आया था। अनिका की बात सुन बिक्की सोच में पड़ गया। हालांकि वो अंदर ही अंदर काफी खुश था
उसे अब यही लग रहा था कि उसका ये काम अब बहुत आसान हो गया था। जल्द ही वो उस सीसीटीवी फुटेज की मदद से कुसुम के केस को कोर्ट में रीओपन कर सकता था। मगर इस वक्त बिक्की फंसा हुआ था क्योंकि उसके ठीक बगल में रोहित बैठा हुआ था। इस कारण से वो अभी अनिका से कुछ भी नहीं कह सकता था, क्योंकि बिक्की जानता था कि अगर उसे अनिका से मिलना है तो उसे होटल पैराडाइज इंटरनेशनल का नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि वो इसके अलावा और कहीं भी अनिका से नहीं मिल सकता था। मगर इस वक्त रोहित के सामने होटल पैराडाइज इंटरनेशनल का नाम लेना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि उस होटल का मालिक उसके ठीक बगल में बैठा कार चला रहा था। बिक्की अभी सोच ही रहा था, इतने में अनिका ने फोन के उस तरफ से कहा, बिक्की मुझे जल्दी बताओ, मेरे पास वक्त नहीं है, अभी रोहित घर पर नहीं है, इसलिए मैं तुमसे फोन पर बात कर पा रही हूँ, मगर मैं ज्यादा देर बात नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि रोहित को गए हुए काफी घंटे हो चुके हैं। तुम्हें जल्दी ही मुझे बताना पड़ेगा कि हम कब मिल सकते हैं, क्योंकि कभी भी रोहित आ सकता है, और तो और बच्चे भी अपने कमरे में खेल रहे हैं, इसलिए मैं इतने आराम से तुमसे बात कर पा रही हूँ। अनिका की बातें सुनकर बिक्की को अंदर से हंसी भी आ रही थी, क्योंकि अनिका को लग रहा था कि रोहित कभी भी आ सकता था। मगर सच तो यही था कि रोहित इस वक्त बिक्की के बगल में बैठा हुआ था, मगर ये बात बिक्की अनिका को इस वक्त नहीं बता सकता था। बिक्की अभी सोच ही रहा था, इतने में उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने फोन पर अनिका से कहा, मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा, अभी मैं कुछ काम में व्यस्त हूँ, बाकी बातें मैं सामने मिलकर बता दूंगा, मेरी बात को समझो, मैं अभी फोन रखता हूँ। इतना कहने के साथ ही बिक्की ने बिना अनिका का जवाब सुने फोन रख दिया। फोन के इस पार अनिका को समझ नहीं आया कि बिक्की इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहा था। ऐसा पहली बार हुआ था जब से अनिका बिक्की से मिली थी, आज तक बिक्की ने ऐसा बर्ताव नहीं किया था। मगर अनिका मन ही मन यही सोच रही थी कि आखिर बिक्की का हुआ क्या था, क्या उसे कोई परेशानी थी या फिर आखिर बात क्या थी। तभी उसने सोचा कि जब वो बिक्की से मिलेगी तब वो अपने सवाल को उससे पूछ लेगी। अपने मन में यही सोचते हुए अनिका अपना लैपटॉप उठाकर अपने कमरे की तरफ चल दी। इधर दूसरी तरफ बिक्की ने जैसे ही अपना फोन रखा, उसने पाया कि रोहित उसकी तरफ ही देख रहा था। रोहित उसे लगातार देखा जा रहा था। बिक्की ने तभी कहा, क्या हुआ? यह सुनते ही रोहित ने सामने की तरफ देखकर कहा, कुछ नहीं, वैसे आप ठीक तो हैं? तभी बिक्की ने रोहित की तरफ देखकर जवाब दिया, जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो मेरे एक क्लाइंट का फोन था, मैं बस उसी के बारे में बात कर रहा था। एक्चुअली वो बहुत इरिटेटिंग है, इसलिए मैं उसका फोन नहीं उठाना चाह रहा था। इतना कहने के बाद बिक्की शांत हो गया। उसे लगा कि उसने रोहित को जस्टिफिकेशन दे दिया था अपने फोन ना उठाने का, मगर रोहित को भी बिक्की की बातों से कोई मतलब नहीं था। थोड़ी ही देर में रोहित की कार बाजार के बीचों बीच आकर खड़ी हो गई। तभी रोहित ने बिक्की से कहा, बाजार आ चुका है, आपने जहां तक कहा था मैं आपको ले आया। रोहित की बात सुनते ही बिक्की ने आसपास देखा। उसने पाया कार बाजार के बीचों बीच खड़ी थी। उसने रोहित की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, आपका बेहद शुक्रिया, आपने सच में मेरी जान बचा ली, नहीं तो आज वो लोग मुझे मार ही देते। रोहित ने भी तभी बिक्की से हाथ मिलाते हुए कहा, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है, मैंने इंसान होने के फर्ज निभाया है, बाकी आप आगे से ध्यान रखिएगा। मुझे नहीं लगता कि वो डर गए होंगे, हो सकता है वो फिर से आप पर हमला करने की कोशिश करें। इतना कहने के बाद रोहित सामने की तरफ देखने लगा। बिक्की मुस्कुराते हुए कार से उतर गया। इसके बाद रोहित ने अपनी कार आगे बढ़ा ली। बिक्की रोहित की कार को जाता हुआ देख रहा था। बिक्की इस वक्त मन ही मन यही सोच रहा था कि रोहित सच में बहुत अच्छा आदमी है और अनिका सच में रोहित को डिजर्व करती है। अक्सर बिक्की ने रोहित के बारे में मैगजीन में, अखबारों में यही पढ़ा था कि वो एक अच्छा बिजनेसमैन तो है, मगर वो एरोगेंट है और हमेशा अपने बिजनेस के बारे में सोचता है। मगर रोहित का ये पहलू उसने आज पहली बार देखा था। रोहित से मिलकर आज उसे बेहद खुशी हो रही थी और वो मन ही मन यही सोच रहा था कि अनिका के लिए रोहित ही अच्छा था। यही सब सोचते हुए बिक्की अपने कदम आगे बढ़ाने लगा। तभी उसे अचानक से अनिका का ख्याल आया। उसने पहले अपना फोन निकाला और अनिका को फोन करने के बारे में सोचा, मगर तभी उसने सोचा कि उसे इस वक्त फोन करना सही नहीं होगा, क्योंकि उस बाजार से होटल पैराडाइज इंटरनेशनल ज्यादा दूर पर नहीं था। रोहित बहुत जल्द
पैराडाइज इंटरनेशनल पहुंचने वाला था, इसलिए बिक्की कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। बिक्की ने सोचा कि रात को वो प्लान करके अनिका को मैसेज कर देगा कि वो उससे कब मिल सकता है। इतने में बिक्की के दिमाग में अचानक से ये ख्याल आया कि आखिर उस पर हमला करवाने वाला कौन था और गुंडों को आखिर किसने भेजा था। कौन था वो जो चाहता था कि बिक्की इस शहर से भाग जाए, क्योंकि बिक्की ने उन गुंडों की बात सुन ली थी जब वो गुंडे कह रहे थे कि साहब ने जो काम कहा है उसे करना है और बिक्की को इतना मारना है कि वो इस शहर को छोड़कर भाग जाए। बिक्की के दिलो दिमाग में यही बातें घूमे जा रही थी। वो यही सब सोचता हुआ सड़क पर आगे बढ़ रहा था। इधर दूसरी तरफ अनिका लिविंग रूम में सोफे पर बैठी हुई थी। उसके मन में यही चल रहा था कि आखिर उस सीसीटीवी कैमरे में कौन हो सकता था। अनिका का मन तो कर रहा था कि उसे उस सीसीटीवी फुटेज को अच्छे से चेक करें और देखें, मगर वो कुछ सोचकर इंतजार कर रही थी कि उसे उस सीसीटीवी फुटेज को बिक्की के साथ ही देखेगी, क्योंकि अनिका जानती थी कि इस वक्त उसे दुनियादारी के बारे में उतना नहीं पता था। वो जानते थे कि जब से उसकी यादाश्त गई थी, अनिका को बहुत सी चीजों के बारे में नहीं पता था और आइडिया नहीं था। इसलिए अनिका चाहती थी कि वो जब उस सीसीटीवी फुटेज को देखे तब बिक्की उसके साथ रहे, ताकि अनिका जो चीज उस फुटेज में ना पकड़ पाए वो बिक्की पकड़ ले। इस कारण से अनिका यह सब सोचते हुए कुसुम के बारे में सोचने लगी। वो मन ही मन खुद से यही कहने लगी कि वो जल्द ही कुसुम को इंसाफ दिलाएगी और जैसे ही कुसुम को इंसाफ मिलेगा, कुसुम की आत्मा को शांति मिल जाएगी। इधर अनिका जहाँ ये सब सोच रही थी, वहीं कमरे के अंदर रिया, अलेक्जेंडर और आर्यन चुपचाप बैठे हुए थे। दोनों भाई रिया को अब तक तीसरी बार मना कर चुके थे उसके प्लान में न साथ देने के लिए। इस बात से रिया नाराज नजर आ रही थी। तभी रिया के दिमाग में एक बात बिजली की तरह चमकी। उसने अपने दोनों भाइयों से कहा, वैसे तुम दोनों को डैड के सामने ही परमिशन दे दें इस प्रेसिडेंशियल स्वीट से बाहर निकलने के लिए, तो तब तो तुम दोनों मेरा साथ दोगे ना गुलेरिया हाउस जाने के लिए? हम ही भर सकते हो। रिया इतना कहकर चुप हो गई थी। इतने में कमरे का दरवाजा खुला। सामने अनिका खड़ी थी। उसने रिया से कहा, तुम गुलेरिया हाउस क्यों जाना चाहती हो रिया? अनिका की बात सुनते ही रिया, अलेक्जेंडर और आर्यन बुरी तरह से हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। अनिका इस वक्त रिया, अलेक्जेंडर और आर्यन के सामने खड़ी थी। उसने रिया की बात सुन ली थी। जब रिया कह रही थी कि वो गुलेरिया हाउस जाना चाहती है, अनिका ने जब रिया की ये बात सुनी तो उसे बहुत बड़ा झटका लगा। इस कारण उसने तपाक से रिया से पूछ दिया कि आखिर वो गुलेरिया हाउस क्यों जाना चाहती है। मगर इस वक्त अनिका को अपने सामने देखकर अलेक्जेंडर, आर्यन, रिया बुरी तरह से घबरा गए थे। रिया की तो हालत खराब होने लगी थी। उसे समझ नहीं आने लगा था कि वो करे तो क्या करे। उसके हाथ पांव कांपने लगे थे। वहीं अलेक्जेंडर और आर्यन एक दूसरे को देखकर यही इशारा कर रहे थे कि अब वो अनिका को क्या जवाब दें, क्योंकि दोनों भाई जानते थे कि अनिका को जब ये पता चल चुका है कि रिया गुलेरिया हाउस जाने की बात कर रही है तो जरूर बात वो रोहित को बताएगी। इस कारण वो अब उनके पास कोई रास्ता भी नहीं बचा था। उनको यही लग रहा था कि वो दोनों बुरी तरह से फंस चुके थे। तभी अनिका ने एक बार फिर से रिया से पूछ दिया, तुम गुलेरिया हाउस क्यों जाना चाहती थी? बताओ रिया, मैं जानना चाहती हूँ। इतना कहने के बाद अनिका चलते हुए रिया के पास आई और उसने उसके सर पर हाथ फेरा। उसने देखा कि रिया काफी घबराई हुई नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव को देखते हुए अनिका ने रिया के गाल पर हाथ रखा और कहा, क्या हुआ? तुम परेशान क्यों लग रही हो? क्या कोई बात है? अनिका की इस बात पर रिया ने ना में अपना सर हिला दिया। अनिका ने जब ये देखा तो उसने अलेक्जेंडर और आर्यन की तरफ देखा। वो दोनों इस वक्त काफी शांत खड़े नजर आ रहे थे। उन दोनों के चेहरे पर कोई भी भाव इस वक्त दिखाई नहीं दे रहे थे। रिया मगर कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही थी। अनिका ने तभी अलेक्जेंडर की ओर देखकर कहा, क्या हुआ है इसे? और तुम मुझे बताओ कि आखिर ये तुम दोनों से क्या कह रही थी? रिया गुलेरिया हाउस क्यों जाना चाहती है? अब अलेक्जेंडर बुरी तरह फंस गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अनिका को क्या जवाब दे, मगर अलेक्जेंडर को कुछ न कुछ जवाब तो देना ही था, क्योंकि अगर उसने जवाब नहीं दिया तो वो फिर बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकता था। क्योंकि अलेक्जेंडर जानता था कि रोहित को ये बात पता चलने ही वाली थी कि रिया के मुंह से अनिका ने गुलेरिया हाउस जाने की बात सुनी है।
इसलिए वो मन ही मन कुछ कहानी बनाने की कोशिश करने लगा। अचानक से अलेक्जेंडर ने अनिका की तरफ देखकर कहा, नहीं मम्मा, लास्ट बार हम सब गुलेरिया हाउस गए थे तो वहाँ पर हमें लगा था कि आपको वहाँ की चीजों को देखकर कुछ न कुछ याद आ जाएगा। इसलिए रिया कह रही थी कि हो सकता है हमें वहाँ दोबारा जाना चाहिए और इस बार थोड़ा वक्त और गुजारना चाहिए। पिछली बार हम लोग तो जल्दी में गए थे और जल्दी में आ गए थे, इसलिए इस बार रिया का कहना है कि इस बार अगर हम पुराने गुलेरिया हाउस जाएं तो वहाँ से कम 3 से 4 घंटा जरूर बिताएं और हम साथ में लंच भी लेके जाएंगे ताकि हम वहीं पर लंच करें, तो एक तरह से ये पिकनिक भी हो जाएगा रिया के लिए। तो यही बात रिया हम सबको बता रही थी, मगर मैंने फिर रिया को मना कर दिया मम्मा। इतना कहने के बाद अलेक्जेंडर ने आगे कहना जारी रखा, मैंने यही कहा कि वो गुलेरिया हाउस जंगल में बना हुआ है। अलेक्जेंडर की बात सुनने के बाद रिया ने एक राहत की सांस ली और उसने मन ही मन सोचा कि उसके भाई ने आज उसे बचा लिया, क्योंकि अलेक्जेंडर ने जो बात कही थी उसे सुनकर अनिका पूरी तरह से कन्विंस लग रही थी। उसकी बात सुनने के बाद अनिका ने रिया की तरफ देखकर कहा, रिया, अलेक्जेंडर बिल्कुल सही कह रहा है, वो जगह खतरे से खाली नहीं है। वो हवेली जो जंगल के बीचों बीच में बनी है, वहाँ पर जंगली जानवर आसपास भटकते रहते हैं और वैसे भी अब वो पुराना गुलेरिया हाउस पहले की तरह नहीं रहा जैसे तुम लोग मुझे बताते थे। वो तो अब मालवा बन चुका है, बस उसका एक कमरा न जाने कैसे ठीक है, इसलिए हमें वहाँ जाने का प्लान नहीं बनाना चाहिए। इसलिए तुम इस बात को भूल जाओ और तुम कुछ और ही सोचो कि तुम्हें और कहाँ जाना है। रिया ने अनिका की बात सुनकर मुस्कुरा दिया। उसने राहत की सांस ली कि आखिर अनिका को उसकी बात पर किसी तरह का शक नहीं हुआ था। वहीं अलेक्जेंडर और आर्यन ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि अनिका अब कमरे से जाने के लिए आगे बढ़ रही थी। वो आगे बढ़ ही रही थी, इतने में रिया ने उससे सवाल पूछा, वैसे मम्मा, डैड कहाँ पर है? काफी वक्त हो चुका है, वो घर नहीं आए। ये सुनने के बाद अनिका ने कहा, रोहित ने कहा था कि वो किसी काम से जा रहा है, वो आता ही होगा। तुम लोग तब तक प्लान बनाओ, मैं बाहर रोहित का इंतजार करती हूँ। इतना कहने के बाद अनिका लिविंग रूम में सोफे पर जाकर बैठ गई। वो मन ही मन यही सोच रही थी कि इस वक्त रोहित कहाँ जा सकता है। तभी अनिका ने रोहित को फोन करने को सोचा। अनिका ने अपना फोन निकाला और रोहित का नंबर लगाने लगी, मगर 2-3 बार फोन बजने के बाद भी रोहित ने फोन नहीं उठाया। अब अनिका सोच में पड़ गई कि आखिर रोहित फोन क्यों नहीं उठा रहा था। अनिका अभी यहाँ वहाँ लिविंग रूम में टहल रही थी, इतने में अचानक से मेन डोर खुला। अनिका ने जैसे ही मेन डोर की तरफ देखा, उसने पाया सामने रोहित खड़ा था। रोहित को देखते ही अनिका ने उससे सवाल किया, मैं तुम्हें फोन कर रही थी, तुमने उठाया क्यों नहीं? अगर तुम आ रहे थे तो कम से कम कह देते कि मैं आ रहा हूँ। अनिका के सवाल पर रोहित ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। वो सीधे अंदर आया और अपने कमरे की तरफ चला गया। रोहित का ये बिहेवियर अनिका को बहुत ही अजीब लगा। उसे समझ नहीं आया कि आखिर रोहित को हुआ क्या। अनिका इस वक्त अपनी जगह पर खड़ी थी और यही सोच रही थी कि आखिर रोहित को हुआ क्या था। अभी कुछ घंटे पहले जब रोहित के पास अनिका आई थी और जब उसने कहा था कि उसे रोहित से कुछ बात करनी थी, उस वक्त भी रोहित उसे ये बोलकर चला गया था कि उसे कुछ काम है। और अब जब रोहित वापस लौट कर आया था तो उसने अनिका की बातों का कोई जवाब नहीं दिया था। ये बात अनिका को अंदर ही अंदर खल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रोहित ऐसा बर्ताव उसके साथ क्यों कर रहा है। अनिका ने सोचा कि खाना खाने के बाद जब रोहित बेडरूम में अकेले होगा तब वो उससे इस बारे में बात पूछेगी। अनिका को यही लग रहा था कि रोहित किसी बात को लेकर परेशान है, मगर अनिका को ये नहीं पता था कि रोहित जिस कारण से परेशान है उसका कारण अनिका खुद ही थी। अनिका को इस वक्त यही लग रहा था कि हो सकता है कि रोहित किसी बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया था और उसी को लेकर वो परेशान था। वहीं इन सबसे अलग रोहित जब अपने कमरे में आया तो उसने अपना फोन रखा और बिस्तर पर बैठ गया। उसे बार बार सिर्फ मयूर गुलेरिया की बात याद आ रही थी, जब उसने उसे बताया था कि वो फोन नंबर बंद आ रहा है जिसे रोहित ने मयूर गुलेरिया को पता करने के लिए दिया था। इस वक्त रोहित के दिमाग में मयूर गुलेरिया की बातें बार बार घूम रही थी और वो उसकी बातों को सोच सोच कर परेशान हो रहा था। आखिर में जब रोहित को बेचैनी होने लगी तो वो बालकनी की तरफ जाकर खड़ा हो गया। इस वक्त रात काफी हो चुकी थी, आसमान में चांद पूरा नजर आ रहा था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और रोहित
जिस जगह पर खड़ा था वहां से मनाली में मौजूद छोटे छोटे घर जो ऊंचे टीलों पर बने थे वो जुगनू की तरह दिखाई दे रहे थे। उस दृश्य को देखकर कोई भी मोहित हो जाता, मगर इस वक्त रोहित के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसे अंदर ही अंदर बेचैनी खाई जा रही थी। उसे यही लग रहा था कि वो अब अनिका को देखेगा तो अपने भावों को कैसे कंट्रोल कर पाएगा, क्योंकि उसका मन अब यही कह रहा था कि वो कैसे भी करके अनिका से उस बारे में पूछे कि आखिर उस गायत्री देवी का अनिका के साथ क्या संबंध था और उसने अनिका को क्यों फोन किया था। रोहित को जब बहुत ज्यादा बेचैनी होने लगी तो उसने ना चाहते हुए भी अपना एक सिगार निकाल लिया। रोहित अपना सिगार जलाने ही वाला था कि अचानक तभी उसकी आंखों के सामने एलेक्जेंडर और आर्यन का वो मासूम सा चेहरा याद आ गया, जब पिछली बार एलेक्जेंडर और आर्यन ने रोहित को सिगार पीते हुए और शराब की बोतल हाथ में पकड़े हुए देख लिया था। एलेक्जेंडर और आर्यन का चेहरा सामने आते ही रोहित का एक हाथ रुक गया। उसने अपना जलता हुआ लाइटर वापस बुझा लिया और न चाहते हुए भी उसने अपने सिगार को फेंक दिया। न जाने रोहित के दिमाग में क्या आया, उसने फैसला किया कि वो इस वक्त ना तो शराब पिएगा और न ही सिगार का एक कस लेगा। रोहित पसीने से नहा चुका था, उसे अंदर ही अंदर अजीब सा लग रहा था। आखिर में रोहित वहां से अपने कमरे की तरफ गया और ग्लास में पानी भरकर पीने लगा। इसी बीच अनिका उसके कमरे में आई। रोहित को इस तरह पानी पीते अनिका ने जब देखा तो उसे हैरानी हुई। वो रोहित के बगल में जाकर बैठ गई। अनिका ने रोहित के कंधे पर हाथ रखा। अनिका का स्पर्श पाते ही न जाने रोहित की बेचैनी अचानक से गायब हो गई। वो जो इतना परेशान था, रोहित एकदम से शांत हो गया। उसके दिल की धड़कन अब नॉर्मल हो चुकी थी। वो पूरी तरह से शांत नजर आ रहा था, मगर रोहित के मन में मयूर गुलेरिया की बातें चल रही थी और जो अनिका ने उससे झूठ कहा था कि उसे श्रेया का फोन आया था, ये बातें भी रोहित के मन में चल रही थी। तभी अनिका ने रोहित से सवाल किया, क्या हुआ रोहित, कुछ परेशानी है? ये सुन एक पल के लिए रोहित खामोश रहा। फिर रोहित ने अनिका की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, नहीं तो ऐसे ही, मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूँ। रोहित ने बड़ा ही अजीब सा जवाब दिया था। अनिका ने इस बात को गौर कर लिया, पर उसने कुछ कहा नहीं। उसने रोहित की तरफ देखकर कहा, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकते हो। ऐसा नहीं है कि मुझे अगर कुछ याद नहीं है तो मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। रोहित ने जब ये सुना तो उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उसने अनिका की तरफ देखकर कहा, ओह, तो तुम्हें मेरी भी चिंता है, सुनकर अच्छा लगा। इतना कहने के बाद रोहित उठकर कमरे से चला गया। लास्ट में उसने जो कहा था वो बातें अनिका के कानों में गूंजने लगी। रोहित की कही बात अनिका को समझ नहीं आई, मगर उसे एक पल को ऐसा लगा कि रोहित ने ये सब सार्केस्टिक वे में कहा था। मगर अनिका को समझ नहीं आया कि रोहित ने उससे ऐसा क्यों कहा था। अब अनिका यही सोचने लगी कि आखिर उससे कोई गलती हुई थी क्या, या उसने रोहित को ऐसा कुछ कह दिया था जिसके कारण रोहित को अब बुरा लग गया था। मगर अनिका को ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा था, क्योंकि अनिका खुद इस बात से अनजान थी कि रोहित असल में किस वजह से उससे परेशान नजर आ रहा था। रात के 9 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। ठंडी हवाएं अब भी चल रही थी। आसमान को देख ऐसा लग रहा था मानो बर्फ गिरने वाला है। इंस्पेक्टर गेरीवाल अपने थाने में बैठे हुए थे और कुछ फाइल पढ़ रहे थे। तभी अचानक से उनका एक कांस्टेबल उनके पास आया। उसने इंस्पेक्टर गेरीवाल की तरफ इशारा किया। हालांकि इंस्पेक्टर गेरीवाल को उसका यह इशारा समझ नहीं आया। उन्होंने आंखों को बड़ा करते हुए कांस्टेबल से कहा, क्या बात है, साफ साफ कहो, मुझे ये तुम्हारे इशारे समझ नहीं आते। तभी कांस्टेबल इंस्पेक्टर गेरीवाल के पास आकर बोला, वो आपसे कुछ लोग मिलना चाहते हैं। इंस्पेक्टर गेरीवाल ने जब कांस्टेबल की बात सुनी तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने सख्ती से कहा, हाँ तो अंदर भेजो उन्हें। तुम मुझे ये कहने क्यों आए हो? तभी कांस्टेबल ने इंस्पेक्टर की आंखों में देखते हुए कहा, वो यहाँ आपसे मिलने नहीं आ सकते, आपको खुद ही उनके पास चलकर जाना होगा। इंस्पेक्टर गेरीवाल ने जब ये सुना उसने कांस्टेबल को घूरते हुए कहना चाहा, लेकिन इंस्पेक्टर गेरीवाल अभी कांस्टेबल को डांटता या कुछ कहता। इतने में कांस्टेबल इंस्पेक्टर गेरीवाल के कानों के पास आया और कुछ बुदबुदाया। उसकी बातें सुन अचानक से इंस्पेक्टर गेरीवाल के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कांस्टेबल की तरफ देखा। तभी कांस्टेबल ने हाँ में सिर हिला दिया। ये देख इंस्पेक्टर गेरीवाल तुरंत अपनी सीट से उठे और थाने से बाहर जाने लगे।
उनके चेहरे पर एक परेशानी नजर आ रही थी। इंस्पेक्टर गिरीवाल कांस्टेबल की बात सुनने के बाद अचानक से हड़बड़ा गए थे। उनके चेहरे का रंग बदल गया था। वो अपनी जगह से उठे और थाने से बाहर आ गए थे। तभी उन्होंने आसपास देखा और अपनी जीप में बैठ गए। उन्होंने जीप को स्टार्ट किया और पुलिस स्टेशन के पीछे एक सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। उस रास्ते पर काफी अंधेरा था, पर इंस्पेक्टर लगातार अपनी जीप लिए आगे बढ़े जा रहे थे। कुछ ही दूर पर आगे बढ़ने के बाद अचानक से उन्होंने जीप को रोका। उन्होंने देखा कि सामने कुछ लोग खड़े थे। उनको देखते ही इंस्पेक्टर गिरीवाल ने मन में सोचा कि इनको भी चैन नहीं है जो इस वक्त ही आ गए। मन में सोचते हुए इंस्पेक्टर गिरीवाल अपनी जीप से उतरे और उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए बोले, तुम लोगों से एक काम भी ठीक से नहीं होता। अब क्या हो गया? क्या परेशानी हो गई? अचानक से इंस्पेक्टर गिरीवाल ने अपने फोन का टॉर्च जलाया। फोन की रोशनी में उन सबका चेहरा दिखा। वो कोई और नहीं बल्कि वही गुंडे थे जो अभी कुछ घंटे पहले बिक्की को मार रहे थे और जिनको रोहित ने बुरी तरह से पीटकर भगाया था। अब ये राज खुल चुका था कि बिक्की को मारने के लिए उन गुंडों को इंस्पेक्टर गिरीवाल ने ही भेजा था। इंस्पेक्टर गिरीवाल का सवाल सुनने के बाद उन गुंडों का बॉस बोला, अरे हम तो आपको ये बताने आए थे कि आपका काम नहीं हो पाया। इंस्पेक्टर ने जैसे ही ये सुना उसके होश उड़ गए। उन्होंने यही सवाल किया कि आखिर उनका काम हुआ क्यों नहीं। इस पर बॉस ने कहा, साहब हम सब तो आपका काम कर ही रहे थे, मगर पता नहीं अचानक से एक आदमी आ गया। उसने हमें इतनी बुरी तरह से पीटा कि हमें वहां से भागना पड़ा। बहुत खतरनाक था वो। इंस्पेक्टर गिरीवाल ने जब ये सुना तो उसे समझ नहीं आया कि आखिर वो शख्स कौन हो सकता है। तभी इंस्पेक्टर गिरीवाल ने कहा, एक मिनट, क्या कहा तुमने? कोई शख्स आ गया? वो शख्स कौन था? क्योंकि मुझे जहाँ तक मालूम है वो आदमी तो वहाँ अकेला रहता है। मैंने उसके बारे में पहले ही छानबीन कर लिया था। उसके बाद ही तुम लोगों को उसे मारने के लिए पैसे दिए थे। अब तुम कह रहे हो कि उसे किसी शख्स ने आकर बचा लिया। इंस्पेक्टर गिरीवाल की बात जब उन गुंडों ने सुनी ना तो एक एक करके वो बोलने लगे, हाँ साहब, हम तो आधा काम कर चुके थे। हमने पहले उसे एक सुनसान रास्ते पर घेरा, उसके बाद पीछे से उसके चेहरे पर काला कपड़ा बांध दिया। उसके बाद हम उसे मारने लगे। हम उसे मार ही रहे थे, इतने में एक शख्स कार में बैठकर आया और फिर उसने पहले हमें धमकी दी कि हम उसे छोड़ दें, मगर हमने जब मना किया तो फिर वो हमें एक एक करके मारने लगा। उसके हाथ में इतनी पावर थी कि उसके एक पंच से मेरी तो हालत खराब हो गई। इतना कहने के बाद वो सारे चुप हो गए। इंस्पेक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो शख्स था तो कौन जिसने बिक्की की मदद की थी। इंस्पेक्टर गिरीवाल को जरा भी अंदाजा नहीं था कि बिक्की को जिस शख्स ने बचाया था वो और कोई नहीं बल्कि रोहित मारवा था, जिसके लिए कहीं न कहीं इंस्पेक्टर गिरीवाल भी काम करता था। इस वक्त इंस्पेक्टर गिरीवाल के मन में यही सवाल बना हुआ था कि आखिर वो शख्स को ढूंढे कैसे जिसने उसका ये प्लान बर्बाद कर दिया था। तभी उन गुंडों के बॉस ने कहा, वैसे साहब आपसे एक सवाल पूछूं? अगर आप बुरा ना माने तो। उसकी बात सुने इंस्पेक्टर गिरीवाल ने उसके सर पर हल्के से हाथ से मारते हुए कहा, पूछ ले, काम तो तूने किया नहीं, पैसे भी तूने पूरे ले लिए। यह सुनते ही वो बॉस बोला, साहब मैंने कहा ना, मैंने आज तक जिसका भी काम अपने हाथ में लिया है उसे पूरा करके ही छोड़ा है। लेकिन अगर वो आदमी सही वक्त पर नहीं आता तो आपका भी काम हो जाता, और उसने हमें इतनी बुरी तरह से मारा है कि अब हमें हिम्मत भी नहीं हो रही है कि हम दोबारा उस शख्स पर अटैक करने की कोशिश करें, क्योंकि क्या पता अगर हमने फिर से उस शख्स पर अटैक किया और फिर से वो मसीहा उसे बचाने आ गया तो। और अब हम उससे मार खाना नहीं चाहते। हमें इतनी हिम्मत नहीं है, वो बहुत मारता है। ऐसा लगता है कि वो पहले कई गुंडों से लड़ चुका है। जैसे जैसे उन गुंडों का बॉस ये सारी बातें बता रहा था, इंस्पेक्टर गिरीवाल का माथा खराब हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मनाली में कौन आ गया था जिसने बिक्की को बचाया था। तभी इंस्पेक्टर ने गुंडों के बॉस से कहा, तुम ये सब छोड़ो और बताओ तुम क्या पूछने वाले थे? उन गुंडों के बॉस ने धीमी आवाज में पूछा, साहब मुझे ये बात समझ नहीं आई कि आप तो खुद पुलिस वाले हैं, तो फिर आपने उस शख्स को सबक सिखाने के लिए हमें क्यों कहा? आप चाहे तो कोई न कोई कानून के दांव पेच से उसे सबक सिखा सकते थे, और आपकी जो भी दुश्मनी थी आप उसका बदला ले सकते थे, मगर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? इंस्पेक्टर गिरीवाल ने जब ये सुना तो उसने अपना सिर पकड़ लिया।
उसने गुंडों के बॉस को एक थप्पड़ मारते हुए कहा, मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूँ और अगर मैंने उसे मारने के लिए तुम सबको पैसे दिए हैं तो इसका मतलब जरूर यही होगा कि मैंने कुछ सोचा जरूर होगा। इसलिए ये अपना दिमाग लगाना बंद करो और हाँ, इतना जान लो कि वो एक बहुत बड़ा वकील है। और तुम्हें पता है ना इंस्पेक्टर और वकील के बीच का रिश्ता कैसा होता है। इसलिए मैं चाहूँ भी तो भी कोई भी कानून का दांव पेच उसके सामने नहीं चला सकता, बल्कि कानून के दांव पेच में वो ही मुझसे एक कदम आगे है। इसलिए अब अपनी ये बकवास बंद कर और यहाँ से निकल। तूने मेरे पैसे बर्बाद कर दिए। इंस्पेक्टर की बात सुनने के बाद उन गुंडों के बॉस ने इंस्पेक्टर केजरीवाल की तरफ देखकर कहा, आपको क्या लगता है साहब, हम यहाँ आपको ये बताने आए हैं कि हम आपका काम नहीं कर पाए और आप हमें शाबाशी देंगे? बिल्कुल नहीं, हम तो आपको यहाँ सावधान करने आए हैं क्योंकि विक्की को जिस शख्स ने बचाया है वो बहुत खतरनाक है। इसलिए अगर आप कोई भी कदम उठाएंगे तो आपको पहले सोचना होगा कि क्या ये मेरा कदम सही है या नहीं। बस हम आपको ये बताना चाह रहे थे, अब हम चलते हैं। आज से पहले इतना तो पुलिस ने भी नहीं पीटा है। इतना कहने के बाद गुंडों के बॉस ने अपने आदमियों को इशारा किया और फिर वहां से जाने लगे। इंस्पेक्टर केजरीवाल उसकी बात सुनने के बाद और उन सबकी हालत देखने के बाद खींच गया। उसके पैर पटकते हुए मन ही मन यही सोचा कि आखिर कौन आ गया था विक्की को बचाने। इंस्पेक्टर विक्की को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। वो चाहता था कि वो उन गुंडों से विक्की को पिटवाए ताकि विक्की अगली सुबह ही मनाली छोड़कर भाग जाए, क्योंकि इंस्पेक्टर केजरीवाल ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि अगर विक्की मनाली में रहा तो फिर वो कुसुम के केस को जरूर रीओपन करवाने की कोशिश करेगा। और ये बात इंस्पेक्टर केजरीवाल को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब तक तो वो शांत है, मगर मन ही मन वो यही प्लान कर रहे थे। इसलिए आज जब उन्हें पता चला कि विक्की को किसी ने बचा लिया था, इसके बाद इंस्पेक्टर केजरीवाल अब टेंशन में आ चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके कोशिशों पर पानी फेरने वाला वो शख्स आखिर था तो कौन था। यही सोचते हुए इंस्पेक्टर केजरीवाल अपनी जीप के अंदर बैठ गए और अपने थाने की तरफ जाने लगे। रास्ते में वो यही सोचते हुए जा रहे थे कि अब वो विक्की को अपने रास्ते से कैसे हटाएं, क्योंकि उन्होंने विक्की का अंदाज और विक्की का स्टाइल पहले ही देख लिया था। अब इंस्पेक्टर केजरीवाल मन ही मन यही सोच रहे थे कि मारने पीटने और धमकी देने का तरीका उन्हें छोड़ना होगा और कुछ नया सोचना होगा, कुछ अलग सोचना होगा, ताकि इस बार उनका ये प्लान फेल न हो और वो विक्की को मनाली से भगाने में कामयाब भी हो जाएं। इंस्पेक्टर केजरीवाल यही सोचते हुए अपने थाने की तरफ आगे बढ़ने लगे। ये रात जितनी शांत दिखाई दे रही थी उतनी शांत नहीं थी। ये रात रोहित के लिए बेचैनी तो लेकर आई थी, मगर साथ ही साथ इंस्पेक्टर केजरीवाल के लिए ये रात निराशा लेकर आई थी। वहीं इन सबसे अलग एक शख्स ऐसा भी था जिसके लिए ये रात जुनून से भरी हुई थी। वो अपने कमरे में बैठा हुआ था। उस कमरे में जोर जोर से म्यूजिक बज रहा था, डिस्को लाइट लगी हुई थी और कई सारी लड़कियां वेस्टर्न म्यूजिक पर डांस कर रही थी। उस कमरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहां जोरों शोरों से पार्टी चल रही थी और लड़कियों के बीच में एक शख्स बैठा हुआ था जो सिगार के कस लिए जा रहा था और दूसरे हाथ में उसने शराब से भरी हुई ग्लास पकड़ रखी थी। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि सागर सन्याल था। सागर सन्याल जोरों शोरों से पार्टी कर रहा था। ये कौन सी जगह थी ये इस वक्त सिर्फ वही जानता था, मगर सागर सन्याल मनाली में ही कहीं मौजूद था। सागर सन्याल आज सब कुछ भूलकर खूब एंजॉय कर रहा था। उस कमरे में पार्टी चल ही रही थी। इतने में अचानक से वहां पर एक शख्स आया। उस शख्स को देखते ही सागर सन्याल उठ खड़ा हुआ और बालकनी की तरफ चला गया। उसने बालकनी का दरवाजा बंद किया, जिससे म्यूजिक से हो रहे शोर अब बाहर तक नहीं आ रहे थे। तभी उस शख्स ने सागर सन्याल से कहा, क्या हुआ, तुम यहाँ इतनी रात गए, क्या बात हो गई? ये सुनने के बाद उस शख्स ने सागर सन्याल से कहा, ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम इस तरह से शांत क्यों बैठे हो अब तक? क्या तुम्हें अपना मिशन याद नहीं? सागर सन्याल ने जब ये सुना तो उसने उस शख्स की तरफ देखकर कहा, तुम्हें कैसे लगा कि मैं अपने मिशन को भूल जाऊंगा? ये सुनने के बाद उस शख्स ने उसे घूरते हुए कहा, तुझे देखकर तो नहीं लग रहा है कि तुम्हें कुछ याद भी है, क्योंकि तुम यहाँ बैठकर पार्टी कर रहे हो और वो रोहित मारवा आराम की जिंदगी जी रहा है। जल्द ही उसकी पत्नी अनिका की यादाश्त आ जाएगी, उसके बाद फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुमने जो प्लान बनाया था वो धरा का धरा रह जाएगा। जैसे ही सागर सन्याल ने ये सुना, उसने दांत भींचते हुए कहा, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तुम्हें पता है ना
मैंने अनिका को एक तरह से रोहित के खिलाफ भड़का दिया है। मैंने उसके मन में एक छोटी सी चिंगारी लगा दी है। अब वो चिंगारी को मुझे सिर्फ हवा देना है और देखना वही चिंगारी कैसे आग बनकर दहल उठेगा। और रोहित को मैं तो सबक सिखाना चाह रहा था, वो भी पूरा हो जाएगा। उस शख्स ने जब ये सुना तो उसने हंसते हुए कहा, मगर यहाँ बैठकर पार्टी करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ एक्शन लेना होगा। सागर सन्याल को समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामने जो शख्स खड़ा था वो इतना बेचैन क्यों हो रहा था, क्योंकि बदला तो सागर सन्याल को लेना था, तो फिर सामने खड़े शख्स को इतनी बेचैनी क्यों हो रही थी और वो क्यों इतनी जल्दबाजी में था। सागर सन्याल अभी ये सवाल पूछना, इतने में उस शख्स ने सामने से ही कहा, तुमने शायद सुना है या नहीं मुझे नहीं पता, पर मैं तुम्हें बता दूं कि इस वक्त रोहित कहीं न कहीं पहले से काफी ज्यादा इमोशनली डिस्टर्ब और कमजोर है, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम जो भी काम करो इसी वक्त करो, क्योंकि कोई भी काम तुम अभी आसानी से कर सकते हो। सागर सन्याल को समझ नहीं आया कि आखिर उसके सामने खड़े शख्स के कहने का मतलब क्या था, और आखिर इस वक्त ऐसा क्या था जो रोहित इमोशनली डिस्टर्ब और कमजोर था। तभी उसने यही सवाल अपने सामने खड़े शख्स से दोहराया। उसके इस सवाल पर उस शख्स ने उसे बताया कि इस वक्त सनी हॉस्पिटल में मौजूद है और जिंदगी और मौत के बीच एक जंग लड़ रहा है, इसलिए कहीं न कहीं रोहित मेंटली काफी डिस्टर्ब है। ऐसे में अगर उसने अपना काम कर लिया और अनिका को भड़का दिया तो रोहित पूरी तरह से कमजोर हो जाएगा और फिर सागर सन्याल का वो मिशन पूरा हो जाएगा जिसके लिए उसने अब तक की सारी प्लानिंग की थी। सागर सन्याल ने जब सनी के बारे में सुना उसके बाद उसने ग्लास से शराब की एक घूंट ली। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान नजर आ रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके मन में कुछ चल रहा था। उस शख्स ने भांप लिया कि सागर सन्याल के मन में कुछ चल रहा है। उसने सागर सन्याल से यही पूछा कि आखिर वो क्या सोच रहा है। सागर सन्याल ने उस शख्स की तरफ देखकर कहा, अब देखो मैं क्या करता हूँ। अब तक मैं शांत था, मगर मुझे अब वो मौका मिल गया जब मैं उस रोहित को सबक सिखाऊंगा। उसकी खुशहाल जिंदगी को मैं तबाह कर दूंगा और वो मजबूर हो जाएगा। इतना कहने के साथ ही सागर सन्याल हंसने लगा। उसके शैतानी दिमाग में बड़ी प्लानिंग चल रही थी। सागर सन्याल ने मन ही मन ये सोच लिया था कि वो अब आने वाले वक्त में रोहित की जिंदगी को मुश्किल बनाकर रख देगा। वहीं इधर दूसरी तरफ रोहित, अनिका और उसके तीनों बच्चे डिनर करने के लिए बैठे हुए थे। उन पांचों के बीच एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। अलेक्जेंडर और आर्यन आंखों ही आंखों में इशारे करके एक दूसरे से ये पूछ रहे थे कि आखिर आज हुआ क्या है, सब इतना शांत क्यों है। और रिया के भी मन में यही सवाल उठ रहे थे, मगर वो ये बात बाकी तीनों की तरह नहीं पूछना चाहती थी, क्योंकि उसे डर था अगर अनिका ने रोहित को ये कह दिया कि आज रिया गुलेरिया हाउस जाने की बात कर रही थी तो फिर कहीं न कहीं रोहित को ये बात अच्छी नहीं लगेगी और फिर रोहित रिया को भी बाहर जाने से मना कर दे। यही बात रिया के मन में डर बनकर बैठ गई थी। वहीं अलेक्जेंडर और आर्यन ये जानते थे कि अनिका आज की बात रोहित को नहीं बताने वाली थी, क्योंकि अलेक्जेंडर ने जिस तरह से अनिका से अपनी बात कही थी उससे अनिका कन्विंस हो गई थी। वहीं अनिका के मन में इस वक्त ये सवाल चल रहा था कि आखिर रोहित को हुआ क्या था, वो इस तरह से अजीब तरीके से क्यों बर्ताव कर रहा था। और दूसरी तरफ अनिका ये भी सोच रही थी कि आखिर वो कल सुबह बिक्की से कैसे मिलेगी और कैसे वो उस फुटेज को बिक्की को दिखाएगी, क्योंकि अब ज्यादा वक्त अनिका के पास नहीं था। वो जल्द से जल्द कुसुम के केस को कोर्ट में रीओपन करवाना चाहती थी और कुसुम को इंसाफ दिलाना चाहती थी। अनिका का इरादा बड़ा ही नेक था, मगर अनिका के इस इरादे से अनजान रोहित इस वक्त मन ही मन यही सोच रहा था कि अनिका उससे झूठ पर झूठ बोले जा रही थी। और अब रोहित को ऐसा लगने लगा था कि अब वो भी दिन दूर नहीं जब अनिका उसे धोखा भी दे सकती है। रोहित के मन में जब ये सवाल उठा तो एक पल के लिए उसे कहीं न कहीं थोड़ा सा गिल्ट भी महसूस हुआ कि वो अनिका के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है। मगर तभी अचानक से रोहित का दिमाग उस पर हावी हो गया और वो ये सोचने पर मजबूर हो गया कि अगर अनिका अपनी कोई बात रोहित से छुपा रही है तो वो दिन भी दूर नहीं जब अनिका उसे धोखा भी दे सकती है और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। रोहित इस वक्त यही सोच रहा था। वो काफी डिस्टर्ब नजर आ रहा था, मगर इसी बीच अचानक से उसकी नजर सामने बैठे आर्यन और अलेक्जेंडर पर पड़ी। दोनों भाई शांत बैठकर खाना खा रहे थे। अलेक्जेंडर और आर्यन को देखते ही रोहित को वो बात याद आ गई जब रिया ने उससे कहा था कि अलेक्जेंडर और आर्यन अब होटल में
मौजूद पूल की तरफ भी जाने से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि रोहित गुस्सा करेगा या उनका चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर उन्हें स्वीट से बाहर जाने नहीं देगा। ये बात मन में आते ही रोहित ने अलेक्जेंडर और आर्यन की तरफ देखकर कहा, तुम दोनों मुझे एक बात बताओ। रोहित के इतना कहने के बाद अलेक्जेंडर और आर्यन रोहित की तरफ देखने लगे। इस वक्त उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रोहित उनसे अब क्या बात करने वाला था। अभी कुछ हालात ऐसे हो गए थे कि अलेक्जेंडर और आर्यन को रोहित अगर नॉर्मली भी बात करने के लिए बुलाता था, तब भी अलेक्जेंडर और आर्यन बुरी तरह से डर जाते। उन्हें हर वक्त यही डर लगा रहता था कि कहीं रोहित कुछ ऐसे सवाल उससे ना पूछ ले जिसमें वो दोनों फंस जाएं। और तो और जब से वो दोनों भाई और रिया गुलेरिया हाउस से लौटकर आए थे, एक तरह से दोनों भाइयों को हर वक्त ऐसा लगता था कि उनकी गर्दन पर तलवार लटकी हुई है और वो तलवार कभी भी चल सकती है। इसलिए दोनों इस वक्त घबरा गए थे। दोनों रोहित की तरफ हैरानी से देख रहे थे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, यस डैड। रोहित ने कहा, क्या तुम दोनों इस स्वीट से निकलकर बाहर जाना चाहते हो? अलेक्जेंडर और आर्यन ने जैसे ही ये सुना, उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से रोहित ये सवाल उनसे क्यों पूछ रहा था। मगर वहीं रिया ये समझ गई थी कि रोहित आज उन्हें बाहर जाने की परमिशन देने वाला था, क्योंकि वो अपने डैड को जानती थी। एक बार अगर रोहित रिया से कुछ कह देता था तो फिर वो उस बात को पूरा करके ही रहता था। इसलिए रिया इस वक्त मन ही मन खुश हो रही थी, मगर वो चेहरे से दिखा नहीं रही थी, बल्कि चेहरे पर रिया ने जानबूझकर टेंशन ला रखा था, ताकि उसे टेंशन में देख अलेक्जेंडर और आर्यन भी डर जाएं। और इस वक्त हो भी यही रहा था। अलेक्जेंडर और आर्यन ने जब रिया की तरफ देखा तो वो काफी सीरियस नजर आ रही थी। रिया को इस तरह देख अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो रोहित को क्या जवाब दें। उन्होंने हाँ में तो सर हिलाया, मगर नहीं कहा। रोहित को समझ नहीं आया कि आखिर उनके दोनों बेटे हाँ कह रहे हैं या ना कह रहे हैं। इसलिए उसने फिर से पूछा, मैंने तुमसे पूछा तुम इस प्रेसिडेंशियल स्वीट से बाहर जाना चाहते हो या नहीं? सीधे सीधे जवाब दो। ये सुनते ही आर्यन ने कहा, हाँ डैड। लेकिन तुरंत ही अलेक्जेंडर ने उसकी बात को काटते हुए कहा, नहीं नहीं डैड, हम यही ठीक हैं। अलेक्जेंडर की बात और आर्यन की हालत को देख रोहित समझ गया कि दोनों बच्चे उससे डर रहे थे। ये बात तो रोहित को कहीं न कहीं खल रही थी। तभी रोहित ने दोनों की तरफ देखकर कहा, आज से तुम दोनों स्वीट से बाहर जा सकते हो। तुम्हें मुझसे या चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से पूछने की जरूरत नहीं है, और ना ही चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के आदमी तुम्हें बाहर जाने से रोकेंगे। मगर एक बात मेरी तुम हमेशा याद रखना। इतना कहने के बाद रोहित ने गहरी सांस लेते हुए दोनों बेटों की तरफ देखकर कहा, तुम दोनों को परमिशन सिर्फ इस होटल से बाहर जाने की नहीं है, इसलिए तुम इस होटल के अंदर कहीं भी कभी भी जा सकते हो। पर हाँ, ऐसा नहीं कि तुम अब दिन भर बाहर ही रहो। कभी भी तुम्हें अगर जाना हो, जैसे पूल साइड में जाना हो या कहीं और जाना हो, तो मुझे या अनिका को एक बार कह देना, ताकि हम परेशान ना हो। और हाँ, तुम दोनों ही सिर्फ मस्ती मत करना, रिया को भी ले लेना, क्योंकि रिया तुम्हारी छोटी बहन है, तो उसका तुम्हें अच्छे से ख्याल रखना है। रोहित इतना कहकर अपनी कुर्सी से उठ गया। उसने खाना फिनिश कर लिया था। उसने अपना जवाब भी सुनाया था, जिसके बाद वो सीधे अपने कमरे की तरफ चल दिया। अलेक्जेंडर और आर्यन इस वक्त स्तब्ध बैठे हुए थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि उनके कानों ने जो सुना था वो सच था, या फिर वो कोई सपना देख रहे थे, या उन्हें कोई भ्रम हो रहा था, क्योंकि रोहित ने उन दोनों को प्रेसिडेंशियल स्वीट से बाहर जाने की परमिशन दे दी थी, और ये बात दोनों को हजम नहीं हो रही थी। उन्हें यही लग रहा था कि वो कोई सपना देख रहे थे। इस कारण से अलेक्जेंडर ने आर्यन की तरफ देखकर आंखों ही आंखों में पूछा कि क्या ये सब सच है? तभी आर्यन ने अलेक्जेंडर के हाथ पर हल्की सी चिमटी काटते हुए कहा, क्या हुआ? तुम क्या सोच रहे हो? दोनों को इस तरह देख रिया की हंसी छूट गई। उसने हंसते हुए कहा, अरे तुम दोनों इस तरह से क्या देख रहे हो? डैड ने बिल्कुल सही कहा। अब हम कल पूल साइड में जा सकते हैं और वहाँ पर स्विमिंग भी कर सकते हैं, और इसी बहाने हम गुलेरिया हाउस जाकर बूढ़े बाबा से मिलने जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। हमें रोकने वाला कोई नहीं होगा। रिया की ये बात सुनने के बाद अलेक्जेंडर और आर्यन हैरानी से उसे देखने लगे। वहीं अनिका को ये सब समझ नहीं आ रहा था। वो इस वक्त इन सब बातों पर ध्यान भी नहीं दे रही थी। इस वक्त वो बस यही सोच रही थी कि आखिर रोहित को हुआ क्या था। जिस तरह से रोहित अचानक से चला गया था, ये बात भी अनिका को थोड़ी सी खटकी। उसने जल्दी जल्दी अपना खाना फिनिश किया और फिर बच्चों को गुड नाइट बोलने के बाद अपने कमरे में चली गई।
जब बच्चों ने देखा कि अनिका आज रोहित के कमरे में गई है सोने के लिए, तो वो बहुत खुश हो गए। उनको अब प्लानिंग करने का मौका मिल गया था। साथ ही साथ वो अब रिया को अच्छे से ये बता देने वाले थे कि कल सुबह उन्हें क्या करना था, क्योंकि सुबह होने के साथ रिया सब कुछ भूल जाने वाली थी, उसकी मेमोरीज इरेज हो जाने वाली थी। एलेक्जेंडर ने धीमी आवाज में कहा, बाकी बातें खाना खाने के बाद हम अपने कमरे में करेंगे, इसलिए जल्दी से खाना खाओ और चलो। हमें कल की प्लानिंग भी करनी है, क्योंकि कल सुबह होते ही रिया सब कुछ भूल जाएगी और हमें इंतजाम करके रखना होगा कि आज के बारे में रिया को कल जब हम याद दिलाएं तो उसे तुरंत ही सब कुछ याद आ जाए। इसलिए जल्दी से खाना फिनिश करो और कमरे में चलो। इधर दूसरी तरफ रोहित इस वक्त बालकनी में कुर्सी लगाकर बैठा हुआ था। वो आसमान में चांद को देखे जा रहा था। इसी बीच अनिका वहां पर आई। उसने देखा कि ठंड धीरे धीरे बढ़ने लगी थी, मगर रोहित ने ना तो अपने शरीर पर मोटा कोट पहन रखा था और ना ही चादर ओढ़ रखा था। रोहित ऐसी ही ठंड में बालकनी में बैठा हुआ आसमान की ओर देखे जा रहा था। ये बात अनिका को थोड़ी अजीब लगी। वो रोहित के पास जाकर खड़ी हो गई और उसने कहा, रोहित, तुम्हें कुछ हुआ है क्या? देखो, इतना तो मैं समझ चुकी हूँ कि तुम काफी परेशान लग रहे हो। अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो। अनिका भी आगे कहती, इतने में रोहित खड़ा हुआ और उसने अनिका की तरफ झूठी मुस्कान के साथ कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुमसे क्या गलती होगी? तुम्हें तो मेरे बारे में कुछ पता भी नहीं है और ना हमारा अच्छे से साथ में उठना बैठना है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? और तो और तुम तो वो पुरानी अनिका हो ही नहीं, इसलिए तुम ऐसा मत कहो। तुमसे कोई गलती नहीं हुई है और मैं परेशान नहीं हूँ, मैं बस कुछ सोच रहा हूँ। तभी अनिका ने रोहित की तरफ देखकर कहा, रोहित, तुम झूठ कह रहे हो, पर तुम्हारी ये आंखें नहीं, मैं साफ साफ तुम्हारी आंखों में देख सकती हूँ कि तुम इस वक्त मुझसे झूठ बोल रहे हो। अनिका ने जब ये कहा तो एक पल के लिए रोहित को लगा कि उसे पुरानी अनिका उसके सामने खड़ी मिल गई है, क्योंकि पहले वाली अनिका रोहित के झूठ को एक बार में पकड़ लेती थी और वो उसके हर बात को बिना कहे ही समझ जाती थी। मगर तभी अचानक से रोहित को एहसास हुआ कि उसके सामने जो अनिका खड़ी है वो पुरानी बातें भूल चुकी है। मगर इस वक्त रोहित को कुछ न कुछ तो कहना ही था। इस कारण से उसने बात को टालने के लिए अनिका से कहा, हाँ, असल में मैं परेशान तो हूँ, मगर तुम्हारे कारण नहीं। मैं सनी को लेकर परेशान हूँ, तो इसलिए मुझे अभी उसी की चिंता हो रही है। मैं यही सोच रहा हूँ कि आखिर वो दिन कब आएगा जब सनी हम सब से बात कर पाएगा। मुझे मेरे भाई से बातें करनी है। इतना कहने के बाद रोहित वहां से अपने बिस्तर पर चला गया। रोहित के मुंह से जैसे ही अनिका ने सनी की बात सुनी, अनिका को उस सीसीटीवी फुटेज के बारे में याद आ गया जो सीसीटीवी फुटेज अनिका को नहीं मिली थी। और अनिका को यही लगा था कि शायद किसी ने उस सीसीटीवी फुटेज को जानबूझकर डिलीट कर दिया है। अनिका को पूरा यकीन था कि ये काम जरूर रोहित ने ही किया है। तभी अचानक से उसे सामने बैठा रोहित अजीब तरह से नजर आने लगा। उसे रोहित को देखकर अंदर ही अंदर डर लग रहा था। अब तक अनिका रोहित की चिंता कर रही थी, मगर अब अचानक से रोहित का डेविल वाला चेहरा अनिका को नजर आने लगा था। उसे अब अंदर ही अंदर घुटन सी महसूस होने लगी थी। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो आज की रात रोहित के साथ उसके बेड पर कैसे सोएगी। अनिका के मन में ये बात बैठ गई थी कि रोहित के इस चेहरे के पीछे एक और चेहरा है जिससे अनिका और उसके बच्चे अनजान हैं। और जब से अनिका को सीसीटीवी फुटेज वाली बात पर शक हुआ था, उसके बाद से ही उसे रोहित के रूप में अनिका को एक डेविल नजर आने लगा था। इस वक्त अनिका जिस जगह पर खड़ी थी उसके पैर सून पड़ गए थे। अनिका के माथे से ठंडा पसीना बहने लगा। तभी उसने दरवाजे की ओर देखा। दरवाजा अंदर से बंद था। ये देख अनिका और भी ज्यादा बेचैन होने लगी। तभी उसने रोहित की तरफ देखा और एकाएक ही अनिका जोर से चीख पड़ी, नहीं। अनिका जिस तरह से रोहित को देखकर चीख पड़ी थी, उसकी आवाज अपने कमरे में मौजूद तीनों बच्चों ने भी सुन ली थी। तीनों बच्चों ने जब अपनी मम्मा की आवाज सुनी तो वो एकदम से हड़बड़ा गए। उनको एकाएक समझ नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या। मगर अगले ही पल तीनों बच्चे अपनी माँ की आवाज को पहचान गए। रिया, जो कि दोनों भाइयों में छोटी थी, उसने जब अपनी मम्मा की चीखने की आवाज सुनी तो बुरी तरह से डर गई थी। उसने एलेक्जेंडर और आर्यन की तरफ देखकर कहा, ये मम्मा इस तरह से चीखी क्यों? आखिर क्या हुआ उनको? तभी एलेक्जेंडर ने हड़बड़ाते हुए रिया से कहा, हमें उनके कमरे में जाकर देखना चाहिए। न जाने इतनी रात को मम्मा इस तरह क्यों चीखी। तीनों बच्चे बुरी तरह से घबरा गए थे।
उन्होंने जल्द ही अपने कमरे का दरवाजा खोला। वो जल्दी से निकलकर रोहित के बेडरूम के दरवाजे के बाहर पहुंचे। वहां पर उन्होंने देखा कि अंदर से दरवाजा बंद है। वहीं इधर दूसरी तरफ अनिका अचानक से बेहोश हो गई थी। वो इतनी ज्यादा डर गई थी कि पहले तो उसकी चीख निकल गई और उसके बाद उसका सर घूमने लगा था। वो अपने आप को काबू में नहीं कर पाई और न चाहते हुए भी अनिका का सिर घुमा और वो बेहोश हो गई। अनिका के गिरने की आवाज जैसे ही रोहित को पड़ी, रोहित ने अचानक से अनिका की तरफ देखा। हालांकि अनिका जब चीखी थी उस वक्त रोहित ने उसे देखा था, मगर वो उठकर उसके पास जा पाता, इतने में अचानक ही अनिका बेहोश हो गई। रोहित ने देखा कि अनिका फर्श पर बेहोश पड़ी है। अनिका को इस तरह से देखकर वो पूरी तरह से घबरा गया। वो जल्दी से अनिका के पास आया। रोहित ने अनिका की तरफ देखकर कहा, अनिका अपनी आंखें खोलो। अनिका, अनिका क्या हुआ तुम्हें? अनिका मेरी बात सुनो। मगर अनिका पर रोहित की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। आखिर में जब अनिका ने अपनी आंखें नहीं खोली तो रोहित और भी ज्यादा डर गया। उसने अनिका को गोद में उठाकर बिस्तर पर लिटाया। रोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में बाहर से बच्चों के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। रोहित को एहसास हो गया कि तीनों बच्चे दरवाजे के बाहर खड़े हैं और वो अपनी मम्मा की चीख सुनकर वहां पर आए हैं। रोहित ने जल्दी से दरवाजा खोला। रोहित ने जैसे ही दरवाजा खोला, रिया एकदम से घबराती हुई बोली, क्या हुआ डैड? मम्मा इस तरह से चीखी क्यों? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? तभी अलेक्जेंडर और आर्यन ने कहा, हाँ डैड, हम अपने कमरे में सोने जा रहे थे। इतने में अचानक से मम्मा के चीखने की आवाज आई। उनको क्या हुआ? तीनों बच्चे रोहित से इतने सवाल कर रहे थे। इतने में रोहित सामने से हट गया। तीनों बच्चों ने देखा कि सामने बिस्तर पर अनिका लेटी हुई है। उसकी आंखें बंद थी। तीनों बच्चों ने जब अपनी मम्मा की ऐसी हालत देखी तो वो पूरी तरह से हैरान हो गए। उनको समझ नहीं आया कि आखिर अचानक उनकी मम्मा को क्या हो गया था। अभी कुछ देर पहले ही अनिका बच्चों के साथ डिनर कर रही थी और उसने बेहद अच्छे तरीके से तीनों बच्चों को गुड नाइट कहा था। लेकिन अब अचानक अनिका की ऐसी हालत देख तीनों बच्चे स्तब्ध खड़े थे। तभी रिया दौड़कर अनिका के पास गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे थे। वो अपनी मम्मा को इस तरह बेहोश देखकर बुरी तरह से परेशान हो गई थी। रोहित ने देखा कि रिया बेहद ही ज्यादा परेशान हो गई है तो वो झट से दौड़कर रिया के पास गया। उसने रिया के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, अनिका बस बेहोश हुई है। मुझे लगता है कि इसने किसी चीज का कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस ले लिया है और इसी कारण से ये बेहोश हुई है। तुम चिंता मत करो रिया, बहुत जल्दी अनिका को होश आ जाएगा। इतना कहने के बाद रोहित ने पहले तो अनिका के चेहरे पर पानी की कुछ बूंदें मारी, मगर इसके बाद भी अनिका होश में नहीं आई। ये देख अलेक्जेंडर और आर्यन भी अनिका के सामने आकर खड़े हो गए। इस वक्त दोनों भी अपनी मम्मा को देख रहे थे। उनको भी अंदर ही अंदर टेंशन हो रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अनिका के साथ क्या हुआ था। वो कभी अनिका को देखते तो कभी रोहित को देखते। दोनों के कहीं न कहीं मन में यही सवाल उठ रहा था कि आखिर अनिका ने किस चीज का स्ट्रेस लिया होगा। तभी अचानक से अलेक्जेंडर को याद आया कि पिछली रात अनिका सोई नहीं थी और पूरी रात लैपटॉप के सामने बैठी थी। ये ख्याल आते ही उसने रिया की तरफ देखकर कहा, देखा रिया, पिछली रात मम्मा लैपटॉप की स्क्रीन के सामने पूरी रात बैठी रही। मुझे लगता है उसी का असर है कि इस वक्त मम्मा को चक्कर आ गया है। अलेक्जेंडर ने ये बात रिया को इसलिए कही थी ताकि रिया भी ये बात समझे और वो भी ज्यादा देर तक स्क्रीन के सामने ना बैठी रहे। मगर इस वक्त रिया इस हालत में नहीं थी कि वो अलेक्जेंडर की बात समझे और वो अलेक्जेंडर को कुछ जवाब दे। मगर रोहित ने जब अलेक्जेंडर की बात सुनी तो उसने भी दिमाग लगाते हुए खुद से कहा कि क्या ऐसा हो सकता है कि पूरी रात अनिका जागी थी, इस कारण से अनिका बेहोश हुई थी। मगर अनिका के चेहरे को देखकर रोहित को यही लग रहा था कि यहाँ बात कुछ अलग ही थी। इसलिए रोहित लगातार अनिका को होश में लाने की कोशिश कर रहा था, मगर अनिका की आंखें खुल नहीं रही थी। इतनी देर में अचानक से रोहित का फोन बजा। उसने देखा कि फोन उसके सिक्योरिटी ऑफिसर का था। रोहित ने तभी एहसास किया कि अनिका की चीख बाहर तक गई थी, इसीलिए उसके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर और बाकी के गार्ड्स भी घबरा गए थे। उनको कुछ अनहोनी होने का डर लग रहा था। रोहित ने तभी कुछ सोचा और उसने तीनों बच्चों को देखकर कहा, तुम लोग अनिका के साथ रहो, मैं अभी तुरंत आया, तुम लोग यही रहना। इतना कहने के बाद रोहित वहां से चला गया। अलेक्जेंडर अभी कुछ पूछता कि इतने में उसने देखा कि रोहित कमरे से निकल चुका है। रोहित कमरे से निकलकर सीधा मेन डोर के पास आया।
उसने जैसे ही दरवाजा खोला उसने देखा 4-5 सिक्योरिटी गार्ड और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर सामने खड़े थे। वो काफी परेशान लग रहे थे। रोहित ने जब उन सबको देखा तो उसने उन्हें सारी बात बताई, जो कुछ भी अभी बेडरूम में अनिका के साथ हुआ था। रोहित की बात सुन चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने रोहित से कहा, तो अभी घबराने की कोई बात नहीं है ना सर, सब कुछ ठीक है ना? इस बात पर रोहित ने कहा, मुझे लगता है कि अनिका जिस तरह से चीखी है उसके मन में कुछ चल रहा होगा, इसलिए अगर अभी कुछ देर में अनिका को होश नहीं आता है तो फिर किसी अच्छे डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। इसलिए तुम लोग रेडी रहना, कभी भी डॉक्टर को बुलाने की नौबत आ जाए। रोहित की बात सुनने के बाद उसके सारे गार्ड ने हामी भरी। इस वक्त रोहित चाहता तो वो डॉक्टर को बुला सकता था, मगर अभी रोहित के दिमाग में यही चल रहा था कि वो ऐसे ही किसी डॉक्टर को अनिका को नहीं दिखाना चाहता था, क्योंकि रोहित जानता था कि अनिका की हालत इस वक्त कैसी थी और वो नहीं चाहता था कि अनिका की हालत के बारे में किसी को भी पता चले। इसलिए उसने डॉक्टर को ना बुलाने का रिस्क लिया था। उसे पूरा विश्वास था कि थोड़ी ही देर में अनिका होश में आ जाएगी, इसलिए उसने इस वक्त डॉक्टर को नहीं बुलाया था। मगर रोहित ने प्लान बी भी रेडी कर लिया था। वो जानता था कि अगर अनिका को होश नहीं आया तो उसने ये बात सिक्योरिटी ऑफिसर को कह रखी थी, ताकि अगर कभी डॉक्टर की जरूरत पड़े तो सिक्योरिटी ऑफिसर तुरंत डॉक्टर को फोन करके पैराडाइज इंटरनेशनल बुला सके। अपनी बात कहने के बाद रोहित वापस से बेडरूम में चला गया। उसने देखा कि अनिका अभी भी बेहोश थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि अभी तक तो सब कुछ ठीक था, पर अचानक से अनिका बेहोश कैसे हो गई थी। मगर तभी अचानक से रोहित के मन में यही ख्याल आया, कहीं अनिका इस वक्त रोहित के कारण तो नहीं बेहोश हुई थी, क्योंकि आज सुबह से ही रोहित अनिका के साथ बेरुखी के साथ बर्ताव कर रहा था। कहीं इसी कारण अनिका ज्यादा स्ट्रेस में तो नहीं थी, क्योंकि अनिका ने 2 से 3 बार रोहित से पूछा था कि आखिर रोहित क्यों परेशान है और उसे क्या हुआ था, मगर रोहित बार बार बात को टाल देता या फिर अनिका को इग्नोर कर देता। इस वक्त रोहित को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। हालांकि रोहित को ये याद था कि अनिका के कारण ही वो आज दुखी महसूस कर रहा था, क्योंकि अनिका ने उससे एक झूठ कहा था, और वो झूठ ये था कि अनिका को किसी अननोन नंबर से फोन आया था और अनिका ने उससे कहा था कि उसे श्रेया का फोन आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं था। मगर अब जब रोहित ने अनिका को ऐसी हालत में देखा तो उसे अंदर ही अंदर खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था और उसे बुरा लग रहा था। उसने मन ही मन यही सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब रोहित अनिका के साथ कभी ऐसा बर्ताव नहीं करेगा। भले ही वो हर्ट क्यों ना हो जाए, मगर वो अनिका का पूरा ख्याल रखेगा। रोहित ने यह भी फैसला किया कि ना कभी वो अनिका को इग्नोर करेगा और ना ही वो कभी उसके साथ आज के जैसा बर्ताव करेगा। मगर रोहित मन ही मन यही दुआ कर रहा था कि जल्द से जल्द अनिका अपनी आंखें खोले, क्योंकि तीनों बच्चे बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे। और रोहित ये बात भी जानता था कि अभी अनिका की जिंदगी पहले की तरह नहीं थी। उसकी जिंदगी में परेशानियां एक के बाद एक आती जा रही थी। जब से अनिका की याददाश्त गई थी, उसके बाद से अनिका के मन में क्या चल रहा था और क्या नहीं, ये रोहित समझ रहा था, क्योंकि अनिका ने कई बार ये बात कही थी कि वो जब अपना चेहरा शीशे में देखती है तो उस चेहरे को वो पहचान नहीं पाती, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके लिए यही है। और उसके इस बात से रोहित अंदाजा लगा सकता था कि अनिका किस स्ट्रेस में थी। इस वक्त रोहित बस मन ही मन प्रार्थना किए जा रहा था और अनिका को देखे जा रहा था। रोहित को अनिका के सामने बैठे हुए करीब 5 मिनट गुजर चुके थे। अब उसे अंदर ही अंदर बेचैनी सताने लगी थी। रोहित को एक पल के लिए ख्याल आया कि वो एक बार सनी के डॉक्टर से बात करके देखे, क्योंकि इस वक्त कहीं न कहीं उसे सनी के डॉक्टर पर भरोसा था। हालांकि रोहित इस वक्त मनाली में था, इस कारण से वो किसी पर भरोसा नहीं करना चाहता था। और वैसे तो रोहित चाहता तो राजलक्ष्मी से बात करके अपनी परेशानी बता सकता था, मगर रोहित नहीं चाहता था कि वो इस वक्त अनिका की इस हालत के बारे में राजलक्ष्मी को बताएं, क्योंकि अगर उसने राजलक्ष्मी से ये बात कही तो फिर रोहित को डर था कि दादी माँ को या फिर आयशा मारवा को ये बात पता चल जाएगी। रोहित इस वक्त इतना डिस्टर्ब था कि क्या सही है और क्या गलत ये समझ नहीं पा रहा था। हालांकि रोहित बहुत ही समझदार और संयम रखने वाला शख्स था, मगर जब भी बात अनिका की आती थी रोहित एकदम से बेचैन हो जाता था। उसे समझ ही नहीं आने लगता कि क्या सही है और क्या गलत है। और इस वक्त भी जब उसने अपनी आंखों के सामने अनिका को बेहोश होकर जमीन पर गिरते हुए देखा तो रोहित के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था।
इसलिए बहुत कुछ सोचने के बाद अचानक से रोहित उठा। उसने सनी के डॉक्टर को फोन लगाया। 2 से 3 रिंग बजने के बाद सनी के डॉक्टर ने फोन उठाया। वो अभी रोहित से कुछ कह पाते इससे पहले रोहित ने फोन के इस पार से ही डॉक्टर को सब कुछ कह सुनाया, जो कुछ भी अभी अनिका के साथ हुआ था। रोहित की पूरी बात सुनने के बाद सनी के डॉक्टर ने फोन के उस पार से कहा, मिस्टर मारवा, जैसा आपने बताया है, मुझे तो डर है कि कहीं अनिका मैडम को दिमागी तौर पर कोई झटका न लगा हो, इसलिए मुझे एक बार वहां आकर चेक करना होगा, उसके बाद ही मैं कुछ बता पाऊंगा। सनी के डॉक्टर ने जब ये कहा तो रोहित के दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि कहीं न कहीं सनी के डॉक्टर ने अनिका के बारे में कुछ ऐसी बातें कह दी थी जो रोहित ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो नहीं चाहता था कि इस वक्त अनिका को दिमागी तौर पर कोई झटका लगे या फिर और कुछ हो। इस कारण से उसने अब बिना कुछ सोचे ही सनी के डॉक्टर को प्रेसिडेंशियल स्वीट में आने के लिए कह दिया। आधे घंटे के अंदर डॉक्टर अनिका के सामने बैठे थे। वो अनिका को चेक कर रहे थे। इसी बीच उन्हें कुछ ऐसा पता चला कि उन्हें हैरानी हुई। उन्होंने रोहित से कहा, अनिका जी की हालत बहुत गंभीर है और मुझे जिसका डर था वही हुआ। ये सुनते ही रोहित के होश उड़ गए थे।